शायद पता नहीं मुझे, मैंने इस क्लास में क्या कराया था, क्योंकि क्लास आती है अपनी वीक में 2 बार, तो भूल जाता हूँ मैं क्या कराया था। पर फिर भी मैं 2-3 क्वेश्चन आज कराऊंगा, और देखो 2-3 अगर नहीं कराए होंगे इस क्लास में, कराए होंगे तो मुझे बता देना, तो मैं दूसरे क्वेश्चन करा लूंगा। और अगर नहीं कराए होंगे और कराए होंगे और आपको समझ में नहीं भी आए होंगे तो भी पूछ लेना, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ कुछ इस तरह का, ध्यान से सुनना। हाँ बोलो। ये ब्लॉक है मान लो 3 kg का, और ये ब्लॉक है मान लो 5 kg का। ये दिख रहा है डायग्राम? यस। तो इसमें एक एक करके वेरिएशन लेते हैं कि क्या वेरिएशन पॉसिबल है। देखो एक वेरिएशन तो ये पॉसिबल है कि ये 3 kg को आप कर दो फिक्स, इसको कर दिया फिक्स कि ये नहीं मूव करेगा, ठीक है, और 5 kg को इसके ऊपर छोड़ दो, रिलीज कर दो, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो अगर 5 kg को रेस्ट से छोड़ कर दोगे तो आपको देख के समझ में आता है, मान लो ये एंगल है कुछ, मान लो 37 डिग्री थीटा, थीटा का वैल्यू मैं बाद में रख दूंगा 37 डिग्री, सॉल्व करने के लिए इजी रह जाएगा जिससे। तो आपको देख के समझ में आएगा कि ये ब्लॉक नीचे जाने वाला है। बोलो समझ में आता है? मान लो यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, नो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की बात अभी अपन कर ही नहीं रहे, है ना, तो फ्रिक्शन लेस है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो ब्लॉक है उसकी टेंडेंसी कहाँ होगी, नीचे आने की होगी कि नहीं होगी, क्योंकि रोकने वाला तो कोई है ही नहीं उसको पीछे की तरफ। अगर फ्रिक्शन होता तो एक बार हम समझ सकते थे कि फ्रिक्शन पीछे रोक ले, पर फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसकी टेंडेंसी आगे जाने वाली है। बोलो बात क्लियर है? तो आगे जाएगा तो मान लो ए एक्सेलरेशन से आगे गया, तो ये ए एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस दिशा में उसके पास एक्सेलरेशन है, इस दिशा में एक्सेलरेशन है, तो इस दिशा में F इक्वल टू एम लगाना है। देखो ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस दिशा का आप एक्सेलरेशन ले रहे हो उस डायरेक्शन में आपको F इक्वल टू एम लगाना आना चाहिए। तो हम F इक्वल टू एम तो लगाएंगे, पर ये डायरेक्शन पे बेस्ड होता है कि किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, हालांकि आपको ये पता होगा, इतना कोई खास बात तो है नहीं है ना, पर फिर मैं बता देता हूँ इस डायरेक्शन में लगाने वाला हूँ फिजिकल टू में। तो देखो ए इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, तो हमको ये पता पड़ गया, मास इसका कितना है 5 kg, तो वो भी पता पड़ गया। इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स आने वाला है वो 5 इंटू ए आने वाला है। तो ये जो 5 इंटू ए जो होगा वो नेट फोर्स होगा उस डायरेक्शन का, नेट फोर्स ऑफ दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन का नेट फोर्स होगा 5 इंटू ए। अच्छा, तो नेट फोर्स है कितना वो भी तो निकालना पड़ेगा, तो डायग्राम से निकलेगा इस दिशा का नेट फोर्स क्या है। तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ 5 kg का। तो आप ध्यान से देखो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। ये है 5 kg का ब्लॉक, ऐसे लगा हुआ है। देखो बड़ा सिंपल सा है, ये एग्जांपल सिंपल है, लेकिन इसको मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है अगर मैं इसको फिक्स नहीं करूँ तो उसके लिए मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंगल है मान लो थीटा जो भी है, तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है नॉर्मल, इस तरफ लग रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन लगा रहा है, तो ये जो ब्लॉक है ये वाला 3 kg वाला जो ब्लॉक है इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा ऐसे। तो ये ऊपर की तरफ इसको धकेला गया है, किसने धकेला है, तो इस 3 kg वाले ने, तो उसके कारण ये नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, एक तो एक ही कांटेक्ट है यहाँ पे, यहीं पे कांटेक्ट है, तो जहां कांटेक्ट है वहां कांटेक्ट फोर्स लगने वाला है। तो ये एक कांटेक्ट फोर्स आ गया, मान लो N1 जो है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है इस 5 kg पे, ये 5 kg का ब्लॉक है। और एक इसका खुद का mg, तो इसका mg कितना होगा 5 इंटू जी, जी का वैल्यू 10, तो 50 न्यूटन, 50 न्यूटन इसका वेट है ग्रेविटी के कारण। तो दो फोर्स इस पे लग रहे हैं, ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है और ये कांटेक्ट के कारण लग रहा है, दो अलग अलग फोर्सेस हैं। अच्छा, अभी देखना है कि हमको कौन सी दिशा का फोर्स लेना है, हमको इस दिशा का फोर्स लेना है। तो हमको अगर इस दिशा का फोर्स लेना है तो इस दिशा में कौन सा फोर्स लग रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है, इस दिशा का। तो अगर आप देखोगे कि N1 जो है वो इस दिशा के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो N1 का इस दिशा में क्या कंपोनेंट होगा, तो होगा N1 cos 90, जो कि हो जाएगा 0, तो वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो इस दिशा में N1 का फोर्स 0 हो गया। अभी देखोगे कि 50 न्यूटन इस दिशा में कितना फोर्स लगा रहा है, तो 50 का कंपोनेंट करना आपको, तो या तो ये एंगल ले लो आप, तो ये एंगल देखो कितना होगा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो या तो 90 माइनस थीटा ले लो, और अगर आपको थीटा लेना है तो आपको यहाँ एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल जो होता है वो थीटा होता है। कौन सा एंगल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना।
तो ये थीटा होता है। तो आपको ये पता होगा कि इस डायग्राम में ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है ना ऐसा। तो यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, और यहाँ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें। तो अगर ये थीटा होता है तो ये 90 माइनस थीटा होता है, और ये फिर से थीटा होता है। बोलो पता है कि नहीं पता है? यस सर। यस सर। तो ये अगर mg है तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा 50 cos थीटा, ये आएगा 50 cos थीटा, और mg का ये कंपोनेंट आएगा इस तरफ 50 sin थीटा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि खाली mg है जिसका इस तरफ कंपोनेंट आएगा, n1 का कोई कंपोनेंट नहीं आने वाला। तो इसमें जो f आएगा, ये जो f है वो बेसिकली नथिंग बट 50 sin थीटा। देखो ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, पर इसको थोड़ा सा आगे जाकर के जब ये ब्लॉक भी, ये भी चलेगा 3 kg वाला, जब इसको फिक्स नहीं रखेंगे तो ये भी चलने वाला है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, तो उस वक्त देखना पड़ेगा। तो ये 5 इंटू है, तो 5 इंटू है, और थीटा हमने 37 डिग्री लिया है, तो मैं इसको 37 लिख लेता हूँ। देखो ये सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, तो सब आता है हमको, ऐसे बता रहा हूँ। तो ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 30 इज इक्वल टू 5 पे, तो जो ए आ गया वो आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि इसमें इसका एक्सेलरेशन होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी इक्वेशन बनाने की? इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि आप इस दिशा में इक्वेशन लिख लो। ये दो दिशा है, कौन सी दिशा, पर उस दिशा से क्या निकलने वाला वो भी देखना पड़ेगा, तो देख लेंगे बाद में। मैं अगर इस दिशा में इक्वेशन लगाऊं, जैसे मैंने अभी इस दिशा में इक्वेशन लगाई थी, वैसे मैं इस डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लगाऊं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है इस ब्लॉक का, इस वाला। तो हमको पता है इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक जाने वाला नहीं है, ये ब्लॉक जाएगा तो ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा। इसका मतलब इस दिशा में चाहे ऊपर मान लो चाहे नीचे मान लो, इसका एक्सेलरेशन तो 0 होगा, है ना। तो मैं ऊपर वाली दिशा मान लेता हूँ पॉजिटिव, तो मान लो ये दिशा पॉजिटिव, तो ये 0। तो अब इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, इस 50 sin थीटा cos थीटा को नेगेटिव मानना पड़ेगा। अब इस दिशा में अगर मैं f इक्वल टू m लगाऊं, f इक्वल टू m कौन सी दिशा में लगा, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, मास तो 5 है, एक्सेलरेशन 0, तो ये नेट फोर्स होगा। इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स, उस दिशा का नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0, क्योंकि ma जो होता है वो बेसिकली नेट फोर्स होता है। तो नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, तो कितना है f, तो इधर है n1 और इधर है -50 cos थीटा, तो ये n1 -50 cos थीटा, ये दोनों मिलकर के 0 होने वाले हैं। ये बात समझ में आती है। तो n1 का वैल्यू आ जाएगा 50 cos थीटा। तो जो n1 आया वो कितना आएगा, 50 इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, 37। cos 37 का मतलब 4/5, तो हो जाएगा 40 न्यूटन। तो यहां से और कुछ नहीं निकलने वाला, इस इक्वेशन से खाली नॉर्मल निकाल सकते हो। नॉर्मल का यूज अभी नहीं है ना। आप इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो, नॉर्मल निकाल सकते हो, 40 न्यूटन नॉर्मल का यूज अभी नहीं है। तो इसलिए जनरली अगर आपको स्मूथ सरफेस दे रखी है तो हम नॉर्मल नहीं निकालते। स्मूथ सरफेस में नॉर्मल नहीं, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है, तो क्यों निकालें। नॉर्मल का जरूरत कहां पड़ती है, जहां पे फ्रिक्शन होता है, क्योंकि अगर यहाँ फ्रिक्शन आ जाएगा तो नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। तो उस वक्त ये इक्वेशन भी काम आने वाली है, ये वाली इक्वेशन, है ना। तो वहां लगा देंगे। चलिए यहाँ इस ब्लॉक की बात करो, इस ब्लॉक पे डायग्राम की बात करो। तो अगर इस ब्लॉक, ये वाला जो 3 kg वाला, उसकी अगर बात करो तो इसमें कुछ खास नहीं दिखता मुझे, क्योंकि इसका तो मोशन हो ही नहीं रहा है ना। तो इसका मोशन ऐसे हो रहा है ना, इसका मोशन ऊपर हो रहा है। तो इसमें इक्वेशन क्या लगाओगे, जहां भी लगाओगे वहां 0 फोर्स, यहाँ पर भी 0 फोर्स और यहाँ पर भी 0 फोर्स, है ना। तो लगाने की जरूरत नहीं है, और इससे कुछ निकलने वाला भी नहीं है, ठीक। लेकिन अगर फिर भी आप कहोगे सर लगा के बताओ इक्वेशन, तो लगा सकते हैं। देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो एक नॉर्मल जो इसने इस ब्लॉक के ऊपर लगाया था, वही नॉर्मल ये वाला ब्लॉक इस पे नीचे लगाएगा, है ना, उतना ही अमाउंट का। तो ये n1 इस दिशा में लगने वाला, ऐसे परपेंडिकुलर। एक इसका खुद का mg जो नीचे लगेगा, जो कि लगेगा 30, 3 इंटू 10, और एक ये जो ग्राउंड है वो इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रही होगी। तो जो ग्राउंड है वो उसको ऊपर की तरफ धकेल रही होगी, इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी, तो इस पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा n2। बस ये तीनों फोर्सेस हैं, और मेरे हिसाब से तीनों ही बैलेंस होंगे। तो इसमें अगर F इक्वल टू ma लगाओगे, तो इसमें ऐसे टेढ़े लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सर इसमें भी टेढ़ा लगाएंगे, क्यों लगाओगे टेढ़ा, इसका तो मोशन टेढ़ा हो रहा था इसलिए टेढ़ी इक्वेशन लगाई। इसका मोशन टेढ़ा थोड़ी हो रहा है, इसका या तो यूं होगा या यूं होगा। तो इसमें इक्वेशन लगाओगे तो या तो इस दिशा में लगाओगे या इस दिशा में लगाओगे। इन दोनों के अलावा अगर आपको टेढ़ी दिशा सुस्ती है तो मत लगाओ उसमें, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि इसका मोशन इस दिशा में हो रहा था इसलिए इस दिशा में इक्वेशन लगाई। तो आपको ये इक्वेशन कौन सी दिशा में लगानी है वो भी पता होना चाहिए। चलिए तो अभी बात करें, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। तो ये समझ में आ गया हमको
कि भाई ये थीटा, ये थीटा, आपन थीटा छे, तो आपन थीटा छे, तो ये 30 लग रहा है। देखो ये कितना होगा, ये अगर n1 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया, n1 cos थीटा हुआ कि नहीं हुआ कंपोनेंट n1, क्योंकि इस दिशा में इक्वेशन लगानी है, और इस दिशा पीछे कितना होगा, n1 sin थीटा। ठीक है, ये आ गया। चलिए अभी अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लगाऊं, हॉरिजॉन्टल में अगर इक्वेशन लगाऊंगा तो आप देखोगे क्या इक्वेशन लगती है, बताओ क्या इक्वेशन लगेगी। तो आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना है, तो इधर लग रहा है n1 sin थीटा, ये लग रहा है n1 sin थीटा, हॉरिजॉन्टल का खाली एक फोर्स है n1 sin थीटा। तो आप कहोगे कि सर हॉरिजॉन्टल में इस वाले वेज पे इस तरफ n1 sin थीटा लग रहा है, तो ये इस तरफ जा क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा है, इसका क्या रीजन होगा, क्योंकि इसको फिक्स कर रखा है यहाँ ग्राउंड से। अगर ग्राउंड से फिक्स कर रखा है, एकदम इसको किले बांध दिए, आप ऐसे समझो कि इसको किलो से ठोक दिया है, तो इसका मतलब ये n1 sin थीटा इसको इस तरफ लाने की जरूर कोशिश कर रहा है, पर यहाँ जो किले बांध रखी है वो इसको अपोजिट फोर्स लगा रही होंगी। तो ये फोर्स जो इस तरफ आ रहा है, वो इसको जिससे भी फिक्स कर रखा है, मान लो फेविकॉल से फिक्स कर रखा है, जैसे भी फिक्स कर रखा है, वो वाला इसको इस तरफ खींच रहा होगा। तो ये फोर्स कौन सा है, जिस फोर्स से आपने इसको फिक्स कर रखा है, वो फोर्स उस पर पीछे लग रहा होगा, तभी नहीं जा रहा होगा ना इस तरफ। नहीं तो अगर इसको फिक्स नहीं करते, देखो फिक्स कहां से करा है, इसको फिक्स मैं कह रहा हूं यहाँ करा, यहाँ फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो ये मूव नहीं करेगा। तो क्यों नहीं कर रहा, इस पे फोर्स तो लग रहा है n1 sin थीटा, कौन लगा रहा है, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक है, उसके दो कंपोनेंट हुए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये वाला फोर्स इसको इस तरफ लग रहा है, तो ये इस तरफ जाना चाहिए, पर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ग्राउंड पे इसको फिक्स कर दिया है, तो ग्राउंड इस पे इस तरफ फोर्स लगा रही होगी, कुछ फिक्स वाला फोर्स इस तरफ। तो ये जो फिक्स कर रखा है वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो क्योंकि नेट एक्सेलरेशन तो जीरो है इस दिशा का, तो इसमें अगर इक्वेशन लगाए F = m, तो ये मास इंटू ए, तो इसका मास है 3 और एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस तरफ वाले फोर्स को प्लस मान लेता हूं, इस वाले फोर्स को माइनस मान लेता हूं, तो ये आ जाएगा F माइनस n1 sin थीटा, ये आ जाएगा। तो F का वैल्यू आएगा n1 sin थीटा। ठीक है, हमको n1 पता है, यहां से n1 निकाल चुके हैं हम, sin थीटा पता है, sin 37 कितना होता है 3/5, वो भी पता है। तो ये फोर्स जो ग्राउंड कितना लगा रही है, उसको खींच रही है कितने फोर्स से, वो निकाल सकते हो आप, अगर क्वेश्चन पूछा होता तो। ठीक है, जेई के एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो सब कुछ निकाल सकता है, ये तो कोई भी निकाल लेगा एक्सेलरेशन कितना है, g sin थीटा mg sin थीटा करके, है ना, पर ये वाली चीज थोड़ी निकलेगी सबसे। तो ये जो फोर्स है, जिस फोर्स से ग्राउंड इसको इस तरफ खींच रही है, वो फोर्स कितना है, तो फोर्स है n1 sin थीटा, तो n1 का वैल्यू हमने निकाला है 40, ये 40, एंड sin थीटा कितना होता है 37, 3/5, तो ये हो गया 8, तो ये 24 न्यूटन का फोर्स ग्राउंड लगा रही है उस पर, ये निकल जाएगा। और क्या पूछा सकता है, वर्टिकल में बैलेंस करो, तो वर्टिकल में भी तो एक्सेलरेशन 0 है, तो वर्टिकल का एक्सेलरेशन भी 0 है, लेकिन मैं ऊपर वाली दिशा को पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो वर्टिकल में देखो कौन कौन से फोर्स लग रहा है, तो आप कहोगे इस पे वर्टिकल में जो फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है n2, है ना, तो एक n2 है, तो n2 को मैं प्लस ले लूंगा। एक क्या लग रहा है n1 cos थीटा, और एक mg, इसका mg कितना है 3 × 10, तो 30 है, तो नीचे आ गया 30, और एक आ गया हमारे पास n1 cos थीटा, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, नीचे वाले को नेगेटिव ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन तो इसका 0 है। अब मैं इस दिशा में इक्वेशन लगाता हूँ, इस वर्टिकल दिशा में इक्वेशन F = m है, तो यहाँ लगाऊंगा F = m है, तो नेट फोर्स कितना होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव n2 माइनस नीचे वाला नेगेटिव, तो -30 माइनस n1 cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो 0 है, क्योंकि ऊपर भी मूव नहीं कर रहा है, इस तरफ भी मूव नहीं कर रहा, तो आ गया, तो n2 आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस n1 cos थीटा, ये आने वाला है, ये तो 0 हो गया, और इस तरफ जाएगा तो 30 प्लस n1 cos थीटा, ये आएगा। ठीक है, तो इसको मैं कहाँ लिखूं, तो n2 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 30 प्लस n1 कितना है 40, और cos 37 डिग्री, थीटा हमने 37 डिग्री रखा है, cos 37 4/5 होता है, तो आ गया 8, ये हो गया 32 प्लस 30, तो आएगा 62 न्यूटन, तो 62 न्यूटन, सॉरी, ये क्या फोर्स है जो ग्राउंड इस ब्लॉक पे लगा रही है। तो ये n2 का वैल्यू कहाँ काम आता है, n2 का वैल्यू अभी हमारे किसी काम का नहीं है कि ग्राउंड कितना फोर्स लगा रही है, लेकिन n2 का वैल्यू तब काम आता जब यहाँ पे आपको फ्रिक्शन दे रखा होता, क्योंकि फ्रिक्शन में नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए नॉर्मल की जरूरत पड़ती है, तो अगर फ्रिक्शन दे रखा होता यहाँ पे इस सरफेस पे, तो आपको n2 की भी जरूरत पड़ती। तो इस सवाल में क्या क्या पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई सवाल वाला पूछ सकता है, और कुछ नहीं पूछ सकता।
अभी सवाल को कॉम्प्लेक्स जरूर किया जा सकता है यहाँ पे, अगर फिक्स नहीं करें तो। यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे तो ये वाला ब्लॉक भी चलने वाला है। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। यस। और किस तरफ चलेगा, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n1 sin थीटा का फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में चलेगा। चलिए, तो अभी इसी सवाल को उसी फॉर्मेट में ले जाते हैं जहां पे फिक्स नहीं कर रहा हूं। ये 5 kg और ये 3 kg, और यहां फिक्स नहीं कर रखा, खाली स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। ये स्मूथ सरफेस पे इसको रख दिया गया है। अभी मुझे बताओ कि क्या एक्सेलरेशन होंगे। खाली एक्सेलरेशन की बात करें, बाकी सब चीजें नहीं पूछते हैं इसमें। पूछा तो कुछ भी जा सकता है। ये स्मूथ सरफेस है, अभी यहाँ पे फिक्स नहीं कर रखा, नो फिक्सिंग, नॉट फिक्स्ड, है ना। जो 3 kg है वो फिक्स नहीं है ना। एंड प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस, कि यहाँ फ्रिक्शन भी नहीं है। तो अभी क्या होगा, देखो अभी अब पूछा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये बात समझ में आती है कि ये पीछे जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले देखा ये पीछे क्यों जाएगा, तो मान लो ये a1 एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है, और दूसरा ये है कि ये नीचे जाएगा। बोलो समझ में आता है नीचे क्यों जाएगा? यहाँ स्मूथ सरफेस है, क्यों नीचे जाएगा वो अभी हमने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे mg sin थीटा आने वाला है नीचे। बोलो आएगा कि नहीं आएगा इस तरफ, अगर ये थीटा है तो? यस सर। इसको भी थीटा का वैल्यू में 37 डिग्री रख दूंगा बाद में, तो बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरफ ये नीचे जाएगा, ये a2 से नीचे जाएगा। तो ये बात समझ में आती है कि a1 किसका एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो a1 है वो एक्सेलरेशन है 3 kg का, ठीक है। अच्छा, a2 किसका एक्सेलरेशन है? तो एक्सेलरेशन है ऑफ 5 kg का, बट किस पे? ऑन 5 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg, पर मैं साइड में एक और लिख रहा हूं, ऑन 1 kg ब्लॉक, सॉरी 3 kg है ना, 3 kg, ऑन 3 kg ब्लॉक, ऑन 3 kg ब्लॉक, या जो भी ये टेढ़ा ब्लॉक है, इसको वेज बोलते हैं, टेढ़े ब्लॉक को। तो ऐसे तो सबको ब्लॉक बोल सकते हो, ब्लॉक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का जो ब्लॉक होता है, जो टेढ़ा होता है, उसको वेज नाम दिया जाता है, तो वेज बोलते हैं, है ना। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ऑन 3 kg वेज। तो ये जो है ये है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है कि अगर जब दोनों चलेंगे, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, तो यहाँ एक कंसेप्ट और आने वाला है। क्या कंसेप्ट आने वाला है? तो देखो, थोड़े समय बाद, मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, थोड़े समय बाद क्या होगा, मैं थोड़ा डायग्राम उसका नीचे बना देता हूँ। थोड़े समय बाद अगर ये पीछे चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है, ये ए वाला पॉइंट है, वो यहाँ आ जाएगा कहीं पे, और बी वाला पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो ये वेज ऐसे आ गया, क्योंकि ऐसे चल रहा है, ठीक है। क्यों चल रहा है उसका रीजन है हमारे पास, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इस पीछे फोर्स लगाने वाला है। कितना फोर्स लगाएगा? तो n1 sin थीटा, वो हम पहले वाले डायग्राम में देख ही चुके हैं, ठीक है। तो ये पीछे चलेगा, लेकिन ये वाला जो 5 kg वो नीचे चलेगा। तो ये मान लो किसी सी पॉइंट पे है यहाँ पे, तो ये अब सी पे नहीं रहने वाला, ये सी से उठ के कहीं डी पे आ जाएगा। मान लो ये डी पॉइंट है, तो ये डी पे आ जाएगा नीचे। बोले समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो आपने क्या देखा इसमें? आपने इस डायग्राम देख करके एक और चीज समझने वाली बात यह है कि जो 5 kg है वो A2 से नीचे जरूर आ रहा है। A2, ये जो 5 kg की अगर बात करूं मैं, ये 5 kg का जो ब्लॉक है वो A2 से नीचे आ रहा है, पर मैंने यहां लिखा है ऑन 3 kg वेज, मतलब ये 3 kg वेज पे A2 से नीचे आ रहा है। पर बेसिकली ये 3 kg के साथ भी तो चल रहा है इस तरफ, क्योंकि ये यहां था, यहां से यहां कैसे पहुंच गया? क्योंकि ये 3 kg के साथ चल रहा है। बोलो चल रहा है नहीं चल रहा है? है ना। देखो आप कह सकते हो कि ये सी से डी नीचे आया, ये बात तो समझ में आती है, आया क्यों आया, क्योंकि A2 है। पर यहां से मान लो ये कोई पॉइंट है E, ये पॉइंट है E, जब E से ये F पे कैसे पहुंच गया? यहां से ये भी तो चला ही। बोलो समझ में आता है?
इसका मतलब ये है कि इस 5 kg ब्लॉक को अगर इस वेज के साथ चलना है तो इसका भी A1 एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। तो इसका A1 एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में भी होगा। बोलो, बात समझ में आती है क्या? हाँ बोलो। ये जो 5 kg ब्लॉक है वो A2 एक्सेलरेशन से तो वेज पे चल रहा है, इसीलिए मैंने लिखा ऑन 3 kg वेज। तो 3 kg वेज पे इसका A2 एक्सेलरेशन है, पर इस 5 kg वेज का एक और एक्सेलरेशन है A1। ये है एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg, और वो क्यों है? ये है ड्यू टू कॉन्टेक्ट विथ 3 kg। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके कांटेक्ट में रहना है तो इसके साथ चलना है, मजबूरी है। तो जितना ये आगे चलेगा कौन, वेज, उतना ही इसको भी आगे चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो तभी पॉसिबल है जब इसका भी एक्सेलरेशन कितना हो, A1 हो। बोलो, क्लियर है? यस सर। यहां से ये सवाल थोड़ा सा हो जाता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया क्योंकि ये 5 kg के ब्लॉक के आगे 2 एक्सेलरेशन है। अब आप जिस भी दिशा में इक्वेशन लगाओगे उसमें 2 एक्सेलरेशन पड़ने वाले हैं, क्योंकि पहले तो ये था नहीं इसका, तो कोई दिक्कत नहीं थी, खाली ये वाला एक्सेलरेशन था, तो आपने आराम से लगा ली थी इक्वेशन। लेकिन अब अगर इक्वेशन लगानी है इस 5 kg वाले पे तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूं कि क्या है स्थिति। टाइम तो नहीं हो गया? टाइम है, अभी कर लेंगे। ये वाला सवाल तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला सवाल तो हम आज करके ही छोड़ेंगे। चलिए, ये है 5 kg और ये है 3 kg। ये नेक्स्ट डायग्राम की बात कर रहे हैं। 3 kg के एक्सेलरेशन की बात की तो जो 3 kg का है उसका एक्सेलरेशन है, इधर हमने बोला A1। 5 kg की बात करता हूं मैं, 5 kg का अलग से बना देता हूं डायग्राम। इसका एक्सेलरेशन है इधर A2 और इधर A1। अभी कोई कहे कि अब मुझे 5 kg पे इक्वेशंस लगानी है, F इक्वल टू ma। देखो मेरे पास F इक्वल टू ma है और दो चीजें हैं, एक तो 3 kg है और एक 5 kg। तो अब मैं अगर मुझे A1 A2 निकालना है तो मैं यही इक्वेशन 3 kg पे भी लगाऊंगा और यही इक्वेशन 5 kg पे भी लगाऊंगा। तो अगर मैं 3 kg को यहाँ सेपरेट कर दूं ऐसे, तो मैं 3 kg पे कौन सी दिशा में इक्वेशन लगाऊं तो मेरा काम आसान होगा? वर्टिकल में लगाऊं, हॉरिजॉन्टल में लगाऊं, कि टेढ़ा लगाऊं? देखो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी दिशा है। मैं ऐसे लगा सकता हूँ इक्वेशन, मैं ऐसे इक्वेशन लगा सकता हूँ x दिशा में, y दिशा में, या मैं ऐसे टेढ़ा लगा सकता हूँ इस दिशा में, मान लो इसको x डैश बोल देता हूँ, या मैं ऐसे लगा देता हूँ इसको y डैश बोल देता हूँ। बोलो कौन सी दिशा में लगाऊं इस 3 kg पे इक्वेशन? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। यस, क्यों हॉरिजॉन्टल? क्योंकि इसका मोशन सिंपली हॉरिजॉन्टल में, तो बाकी दिशा क्यों चूज करेंगे अपन? तो एक काम करता हूं, मैं इस पे हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लगा देता हूं इस तरफ, और अगर क्योंकि इसका मोशन इस तरफ है तो मैं इस दिशा को पॉजिटिव मान लेता हूं। तो इसका एक्सेलरेशन A1 है, तो इसका नेट फोर्स कितना होगा? तो हमको पता है नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है? 3, और एक्सेलरेशन A1 है, तो ये इस पे नेट फोर्स होगा। और पिछले डायग्राम में हमने देखा है कि इस तरफ इस पे जो नेट फोर्स लगता है वो लगता है N1 sin θ। बोलो देखा है कि नहीं देखा? यस सर। ये एंगल थीटा है, और थीटा का वैल्यू हम बाद में 37 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये आ गया N1 sin θ, तो ये हो गया N1 sin θ। ये इक्वेशन आ गई हॉरिजॉन्टल में, किस पे? 3 kg। तो इस 3 kg का काम हो गया है। अब खाली बचा काम 5 kg का। देखो 3 kg पे वर्टिकल में इक्वेशन लगा के कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्टिकल में हमको वैसे भी पता है फोर्स 0 है, तो इसका मोशन तो होना नहीं है, वर्टिकल में तो हो भी नहीं रहा मोशन, तो फोर्स 0 आएगा। हाँ, वर्टिकल में इक्वेशन लगा के फायदा तब होता है जब आपको यहाँ नॉर्मल निकालना होता। यहाँ पे नॉर्मल अगर निकालना होता तो आप वर्टिकल में इक्वेशन लगाते। क्यों निकालना होता नॉर्मल? क्योंकि फ्रिक्शन होता है इस सरफेस पे, तो वो तो है नहीं, तो वर्टिकल में लगा के कोई फायदा नहीं है, तो खाली हॉरिजॉन्टल लगा दो, तो यहाँ काम बन जाता है इस 3 kg पे। अभी बात है इस 5 kg पे, तो 5 kg पे आपको 2 दिशा में इक्वेशन लगानी पड़ेगी। कौन कौन सी दिशा में? क्योंकि 5 kg का मोशन ऐसे भी हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है, तो 2 दिशा में इक्वेशन लगानी पड़ेगी। बोलो समझ में आता है 2 में क्यों लगानी पड़ेगी? यस सर। तभी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलने वाला। क्योंकि जहां जहां मोशन है वहां पे इक्वेशन आपको लगानी पड़ेगी, जहां नहीं है वहां पर भी लगानी पड़ सकती है कई बार, पर वहां तो फोर्स 0 है।
तो कहीं नॉर्मल पूछा हो, कहीं कांटेक्ट फोर्स पूछा हो तो जरूरत है, अदरवाइज नहीं जरूरत है। पर ये तो आपको लगानी ही पड़ेगी, इसके बिना सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। तो देखो, अगर मैं इस दिशा में इक्वेशन लगाता हूं, मैं इस दिशा को चूज करता हूं, आई एम चूजिंग दिस डायरेक्शन, ये जिस पे मैं डैश डैश कर रहा हूं उस दिशा में मैं इक्वेशन लगाने वाला हूं, और इस दिशा को मैंने एक्स डैश बोला है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर भी एक्स डैश बोल देता हूँ। मैं एक्स डैश में इक्वेशन लगाता हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस दिशा में नेट फोर्स क्या है, मतलब नेट एक्सेलरेशन क्या है। इस दिशा का नेट एक्सेलरेशन क्या है, बताओ, बोलो क्या है। mg sin theta minus ma1 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन, फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ A2 है, a2 A2 तो है, और इधर A1 है। देखो cos theta minus, तो देखो, ये अगर थीटा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, हॉरिजॉन्टल से अगर ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से ये लाइन भी थीटा बना रही है। अच्छा, आपको देखना है इस दिशा का एक्सेलरेशन, क्योंकि आप F इक्वल टू ma जब लगाओगे तो आपको उस दिशा का एक्सेलरेशन और उस दिशा का फोर्स देखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है A2 है, लेकिन ये A1 का एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, वो आपको नहीं दिखेगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये A1 cos थीटा पीछे लगेगा। बोलो समझ में आता है। yes sir, तो इसका मतलब अगर मैं इस दिशा में इक्वेशन लगा रहा हूं तो मुझे ये दिशा अगर पॉजिटिव लेनी है तो ये मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूं, तो इस दिशा का जो इसका नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा A2 माइनस A1 cos थीटा। तो अब अगर मैं मास इंटू एक्सेलरेशन करूंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स F इक्वल टू ma में लगा रहा हूं इसमें, मतलब मैं F इक्वल टू ma इस पे लगा रहा हूं, तो इसका मास तो 5 है, पर एक्सेलरेशन इस दिशा का कितना लूं, A2 लूं कि A2 माइनस A1 cos थीटा लूं। a2 minus a1 cos, यस, A2 माइनस A1 cos थीटा। तो यहां गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि पहले सवाल में ये फिक्स था तो इसका खाली यही एक्सेलरेशन था, पर अब क्योंकि ये भी है तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। बोलो समझ में आता है। सर g sin theta एक नया एक्सेलरेशन है, अरे साइन थीटा नहीं होगा भाई, ये A1 का ये कंपोनेंट होगा A1 cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा A1 sin थीटा। अभी इसकी जरूरत नहीं, अभी मैं नहीं लगा रहा इसमें। ये समझ में आता है, ये क्यों लगाएं, ये कब लगाएंगे मैं बता दूंगा अभी आपको, पर अभी मैं इस दिशा की बात कर रहा हूँ। इस दिशा में इस A1 sin थीटा की थोड़ी जरूरत है क्या। g sin theta की बात कर, अरे तो एक्सेलरेशन बोला, अभी फोर्स कहाँ निकाला, अभी तो फोर्स अपन को करना है, ये तो खाली एक्सेलरेशन निकाला इस दिशा का। ये दो चीजें निकालनी पड़ेंगी ना, ये भी और ये भी। अभी फोर्स तो लिखना बाकी है, इस तरफ का तो इक्वेशन पूरा लिखना बाकी है। बोलो समझ में आता है। ये बाकी है। चलिए, तो इस तरफ F लिखते हैं। अब F इस 5 kg पे कैसे लिखूं, तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं साफ, ताकि हम आराम से इस पे लिख पाए इसी डायग्राम में, और कहीं हमको दूसरा पेज करना नहीं पड़े, ताकि ये सामने दिखता रहे हम। तो अब मैं इस पे फोर्स, क्योंकि यहाँ का हमने एक्सेलरेशन लिख दिया इस दिशा का, क्योंकि मैं इस दिशा की बात कर रहा हूं, तो अब मुझे इस दिशा का फोर्स लिखना पड़ेगा। बोलो समझ में आता है, इस दिशा का फोर्स लिखना पड़ेगा। देखो, मैं एक एक चीज सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो देख लो, अगर नहीं आ रहा तो पूछो एक बार कि क्या हो रहा है। मैं इस दिशा की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्शन, इस दिशा का फोर्स देखना है मुझे। तो पहले तो देखो इसमें फोर्स कौन सा है, तो एक तो mg है, mg का वैल्यू 50 है, और एक नॉर्मल, तो नॉर्मल तो लगेगा ऐसे, बोलो लगेगा। अब मुझे चाहिए इस दिशा का फोर्स, तो इस दिशा का फोर्स कितना है, r थीटा, तो आपन थीटा आ થઈ ગયું mg cos थीटा 50 અને આ फोर्स થઈ ગયું mg sin थीटा, तो 50 sin थीटा। ठीक है, अब नॉर्मल का इधर कोई कंपोनेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इधर 90 डिग्री है, हमको इस दिशा की बात कर रहा हूं ना मैं, इस दिशा की, तो इसी दिशा में कंपोनेंट करने पड़ेंगे। बोलो क्लियर है बात, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्शन। तो नॉर्मल का यहाँ 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, n cos 90 0, ये बात पहले भी कर चुके हैं। तो आपको ये तो पता है कि इस दिशा का नेट फोर्स 50 sin थीटा है, तो ये हो जाएगा 50 sin थीटा के बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, तो हो जाएगा ये 5 कट गया, तो 10 sin थीटा इज इक्वल टू A2 माइनस A1 cos थीटा। अगर ये नहीं करोगे तो आंसर नहीं आने वाला। थीटा का वैल्यू हम बाद में 37 रख देंगे, तो जहां जहां थीटा है वहां पे 37 लिखने वाले हैं। सो विल सॉल्व इट। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 आई, ये इक्वेशन 2 आई। अब मैं कहता हूं
कि अब मुझे इस दिशा में इक्वेशन लगानी है। अब मुझे ये तो लगा ली, इस दिशा में मैंने लगा ली, अब मुझे इस दिशा में इक्वेशन लगानी है क्योंकि इसमें भी मोशन हो रहा है। चलो इस दिशा में लगाते हैं। इस दिशा में फिर वही F = m है, तो इस दिशा का एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा और इस दिशा का फोर्स देखना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो पहले मैं एक्सेलरेशन का डायग्राम बना देता हूँ और बाद में फोर्स का डायग्राम बनाऊंगा। देखो एक्सेलरेशन का डायग्राम भी आना चाहिए, फोर्स का डायग्राम बनाते हैं हमको सबको आता है, लेकिन एक्सेलरेशन का भी डायग्राम आना चाहिए कि एक्सेलरेशन कैसे बनेगा। ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो मैं इस दिशा में एक्सेलरेशन, अब मैं इस दिशा के एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इस दिशा में, क्योंकि इस दिशा में मोशन है, तो इस दिशा में एक तो a1 है, बोलो है कि नहीं है, एक a2 इस तरफ है। बोलो ये अगर एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये वाला थीटा होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये एक्सेलरेशन a1 है इस दिशा का, और इसका इस दिशा में मोशन हो रहा है, तो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, तो ये a1 पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये a2 का एक कंपोनेंट पीछे आने वाला है, ये वाला, वो कितना आने वाला है, a2 cos थीटा। तो इस दिशा का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, इस दिशा का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा a1 - a2 cos थीटा। बोलो बात क्लियर है। और a2 यस सर। a2 का एक एक्सेलरेशन नीचे आने वाला है, a2 का, ये a2 cos थीटा आ गया, एक नीचे और आएगा a2 sin थीटा, पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस दिशा में इक्वेशन लगा नहीं रहे। हम जिस दिशा में इक्वेशन लगा रहे हैं उसकी जरूरत है। मैं इस दिशा में भी इक्वेशन लगा के बता दूंगा और इस दिशा में भी इक्वेशन लगा के बता दूंगा, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी दिशा में क्या आने वाला है। ठीक है, पर हमको जरूरत खाली इसकी और इसकी है, तो वो हमने लगा दी। तो अभी ये इस दिशा का नेट एक्सेलरेशन आ गया। अब इस दिशा का नेट फोर्स देखो, तो इस डायरेक्शन का अगर आप नेट फोर्स देखोगे तो फिर से आपको फोर्स का डायग्राम बनाना पड़ेगा। फोर्स का डायग्राम हमारे पास सिंपल यही कहता है कि इस पे दो फोर्स हैं, एक तो नॉर्मल है और एक mg 50 है। हमको अब इस दिशा में फोर्स लेना है, इस दिशा में फोर्स। बोलो इस दिशा में क्या फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन में, इस 50 का कंपोनेंट आएगा कि इधर, ये 90 डिग्री है, कितना आएगा 50 का कंपोनेंट, N1 0। तो 50 का कंपोनेंट 0 आने वाला है। अच्छा आपको ये पता है कि ये कौन थीटा होता है, तो ये जब थीटा होता है तो उसके सामने वाला भी थीटा होगा कि नहीं होगा। तो n1 का ये कंपोनेंट हो जाएगा n1 cos थीटा, पर ये कंपोनेंट तो होगा n1 sin थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो इस डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन का नेट फोर्स है n1 sin थीटा। तो वो इस तरफ है, हमने एक्सेलरेशन इस तरफ माना है और फोर्स हमारा इस तरफ है। तो या तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव मानी है। मैंने इस डायरेक्शन को ऑलरेडी पॉजिटिव मान लिया है, तो आप इसको नेगेटिव मानोगे तभी काम चलेगा। तो ये फोर्स आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, या आप इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, क्योंकि हमको पता पड़ गया फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इस तरफ जाने वाला है। तो इस तरफ फोर्स एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a2 cos थीटा - a1। बोलो बात क्लियर है। कैसे भी, तो अब इसमें इक्वेशन लगाते हैं F = m इस दिशा में। तो अगर मैं F = m इस दिशा में लगाऊं तो देखो क्या लगाता हूं। अब कहोगे सर ये क्या हो गया। देखो इसका एक और इजी तरीका भी है, पर मैं पहले हार्ड तरीका समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इजी तभी समझ में आएगा जब आपको हार्ड आता हो। तो मैं इस दिशा में F = m लगा रहा हूँ। कौन सी दिशा में, इस दिशा में, इस वाली में, ये वाली। तो इस दिशा का नेट फोर्स मैंने इस तरफ नेगेटिव लिया है, ऑब्वियसली मैंने इस तरफ नेगेटिव लिया है, इस तरफ पॉजिटिव लिया है, तो मेरे को फोर्स नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो -n1 sin थीटा = मास, मास कितना है इसका 5, और एक्सेलरेशन कितना है इस तरफ a1 - a2 cos थीटा। तो ये एक इक्वेशन निकलेगी, इक्वेशन नंबर 3। बोलो इक्वेशन क्लियर है। यस सर। अच्छा कोई एक और इक्वेशन बना सकते हो इस पे, दो इक्वेशन और बना सकता हूं मैं इसमें, दो इक्वेशन और बना सकता हूं। आपको कहोगे सर कौन सी, आपको भी पता होगा कौन सी बना सकते हो आप। मैंने दो डायरेक्शन नहीं चूज किए इसमें। एक ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और एक इस सॉरी ये तो इसमें तो लिख लिया अपन ने, इस वाले में लिख लिया है। तो एक आप ये वर्टिकल में लिख सकते हो इक्वेशन इसमें, और एक आप इसमें भी लिख सकते हो, इस वाले में। बोलो समझते हो इन दोनों इक्वेशन, इसमें दोनों में लिख सकते हो इक्वेशन आप। यस सर। तो चलो मुझे वर्टिकल में इक्वेशन लिख के बताओ, वर्टिकल में क्या इक्वेशन लिखोगे अगर इक्वेशन लिखोगे F = m। यहाँ पे F = m क्या लिखोगे, और यहाँ पे F = m। देखो हमें सवाल कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें खाली इक्वेशन लिखना आना चाहिए। सवाल तो सॉल्व हो ही जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी तो, क्योंकि इतनी इक्वेशन तो बनानी होंगी नहीं,
क्योंकि सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, एक दो इक्वेशन में आंसर निकल जाता है, पर मैं सारी दिशा में इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे लिखेंगे। चलो वर्टिकल में इक्वेशन कैसे लिखो, अगर वर्टिकल में कोई पूछे, देखो वर्टिकल में क्या होगा, देखो इस तरफ एक्सेलरेशन a1 है और इस तरफ एक्सेलरेशन a2 है, तो मैंने देखा अगर ये थीटा एंगल है, क्योंकि ये देखो यहाँ दिखा था थीटा एंगल है, तो a2 का ये कंपोनेंट हो जाएगा a2 cos थीटा, पर वर्टिकल के लिए तो काम करनी है, वर्टिकल में क्या एक्सेलरेशन होगा इसका a2 का, a2 sin थीटा, और a1 का क्या कंपोनेंट होगा, तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो मेरा नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ, क्योंकि जहां मोशन है वहां मुझे पॉजिटिव मानना है, तो अब नीचे कितना फोर्स लग रहा है वो देखना है मुझे, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है वो देख लेते हैं। तो ये फिर से ब्लॉक बनाओ, फोर्स का डायग्राम बना देंगे अभी, ये नॉर्मल लग रहा है और ये mg लग रहा है, ठीक है। वर्टिकल में एक फोर्स तो mg दिख रहा है साफ साफ, और ये एंगल थीटा होता है नॉर्मल का, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है n1 cos थीटा। बोलो क्लियर है, नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, ऊपर नेगेटिव मानी है, तो नेट फोर्स हो जाएगा। तो अगर मैं F = m वर्टिकल में लगाऊंगा तो नेट फोर्स होगा mg विच इज इक्वल टू 50, हमारे केस में 50 है mg का वैल्यू, बाद में रख दूंगा मैं, n1 cos थीटा, मास इसका 5 है और एक्सेलरेशन इसका a2 sin थीटा है। बोले समझ में आता है, 50 माइनस n1 cos थीटा। देखो आपको इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, आप किसी भी डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने में सक्षम हो जाने चाहिए, जो भी डायरेक्शन है। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में लिखना है। देखो मैं इस डायरेक्शन में कब लिखता है इक्वेशन, वर्टिकल में कब लिखता, वर्टिकल में तब लिखता जब मुझे उसमें नॉर्मल की जरूरत होती, तो मैं वर्टिकल में लिखता, क्योंकि वर्टिकल में नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा है। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है। उसी तरह से मैं हॉरिजॉन्टल में भी तब लिखता जब हॉरिजॉन्टल में भी मुझे नॉर्मल की जरूरत होती, क्योंकि यहां पर भी नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा है। पर अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नॉर्मल उसमें फंसने वाला है। बोलो समझ में आता है। तो देखो जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो यहां हमने हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लगाई, यहां वर्टिकल में इक्वेशन लगाई, और दोनों तरफ देखा कि दोनों नॉर्मल फंस गया। तो जहां अगर नॉर्मल पूछा है कि नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इक्वेशन लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसे लगा देते हो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, तो इसमें नॉर्मल नहीं फंसने वाला। बोलो फंसा क्या इसमें नॉर्मल, तो इसमें नॉर्मल नहीं फंसा। तो ये इक्वेशन हमारे काम की है। अगर नॉर्मल हमको नहीं चाहिए तो इसमें इक्वेशन लगा दो। अब एक इक्वेशन और बन गई, देखो कितनी इक्वेशन बन गई। इस 5 kg ब्लॉक पे आप 4 इक्वेशन बना सकते हो। एक ये बना दी, एक हॉरिजॉन्टल बना दी, एक वर्टिकल बना दी, अब एक यही रह गई है a1 sin थीटा वाली, ये वाली रह गई है। बोलो समझ में आता है कौन सी रह गई इक्वेशन, ये वाली डायरेक्शन, ये a1 sin थीटा वाला रह गया। बोलो यही रह गया ना। अब कहोगे सर आपने सब इक्वेशन निकाल ली, आंसर तो निकाला नहीं a1 a2 का वैल्यू। आप a1 a2 नॉर्मल सब निकाल सकते हो अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आती हैं तो, ठीक है। तो आंसर निकालना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है इक्वेशंस को समझना, और वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है क्या? यस और नो, सब गायब हो? यस सर। चलिए, तो अब हमारी एक इक्वेशन और बची है। देखो इसका एक सिंपल तरीका भी है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, पर पहले मैं हार्ड तरीका बता रहा हूँ। मैं हर दिशा में इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ, शायद मैंने बताया हो, पहले नहीं बताया, डोंट नो। पर इन एवरी डायरेक्शन हाउ कैन वी राइट द इक्वेशंस, वो हमको समझ में आना चाहिए। तो इक्वेशन तो बहुत सारी बन गई, कौन कौन सी बन गई? इस वाले ब्लॉक पे बन गई एक वाली सीधी, तो इस पे तो एक की जरूरत थी। इस पे वर्टिकल में लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये नहीं लगाई हमने। इस पे टेढ़ी मेढ़ी दिशा में लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो, तो इसमें तीन इक्वेशन तो कट गई। इसमें 3 इक्वेशन हमने काट दी, साफ साफ काट दी। इसमें खाली एक इक्वेशन ली। अब इस वाले पे 5 kg पे हमने अभी तक हम 3 डायरेक्शन में इक्वेशन लगा चुके हैं, एक इसमें लगा चुके हैं, एक इसमें लगा चुके हैं, और एक इसमें लगा चुके हैं। अभी हमारे पास ये दिशा और बची हुई है जिसमें हम इक्वेशन लगा सकते हैं, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली इसमें लगा सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि a1 का कोई कंपोनेंट नहीं आने वाला, क्योंकि a1 नहीं, a1 का आएगा, हाँ a1 का आ रहा है, ये a1 है। a2 का भी आएगा क्या? नहीं a2 नहीं आएगा, कि a2 इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे है ना a2 इस तरफ है। तो a2 का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा? a2 cos 90, तो 0 हो जाएगा।
है ना, खाली A1 का कंपोनेंट होगा, कितना होगा, तो ये एंगल कितना है, व्हाट इज दिस एंगल इज, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा A1 का A1 cos थीटा, सॉरी ये A1 है ना, ये A1 cos थीटा और ये हो जाएगा A1 sin थीटा। ठीक है, हमको ये वाला ही चाहिए, ये A1 cos थीटा तो हमको चाहिए नहीं, वो तो पहले यूज ले चुके हैं अपन, यहाँ पे A1 cos थीटा हमने यूज ले लिया ऑलरेडी, A1 sin थीटा चाहिए। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को मैं क्या मानूंगा, पॉजिटिव मानूंगा, तो मुझे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देखना पड़ेगा, तो नेट फोर्स देख लेता हूँ इस डायरेक्शन में क्या है, देखो इस डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या है, mg, ये थीटा, ये थीटा, मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में एक लग रहा है नॉर्मल इस तरफ, अगर आप ध्यान से देखो तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है इस तरफ, और एक इस तरफ लग रहा है mg cos थीटा, क्योंकि mg sin थीटा तो इस तरफ लगेगा, है ना, mg sin थीटा तो इस तरफ लगेगा, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस दिशा की बात कर रहे हैं, और इस दिशा में ये सेंस हमने पॉजिटिव ले रखा है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव लेना है। अब इक्वेशन लगा दो, F = m, तो आ जाएगा mg cos थीटा माइनस n1, इसको n1 बोला हमने, माइनस n1 = मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू है A1 sin थीटा। बोलो समझ में आता है, सारी इक्वेशन उन्होंने लिख ली, इसमें कोई इक्वेशन नहीं बची। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है इक्वेशन, ये mg का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, cos, देखो हमने थीटा भी 37 ले रखा है, तो जहां जहां cos आ रहा है वहां पे आप 37 यूज करके, या जहां साइन आ रहा है वहां भी 37 यूज करके आप आसानी से वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हो। A1 × 3/5, ये कैंसल, ये 10, तो क्या 40 माइनस A1 = 3A1। तो इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके बताया, बाकी सॉल्व नहीं किए, एक इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 × sin 37 = A2 माइनस A1 cos 37 4/5 होता है, और ये 3/5 हो जाएगा, 3/5 A2 माइनस A1 4/5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, A2 माइनस 4A1/5, तो एक इक्वेशन ये आएगी, और बाकी दो इक्वेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये सॉल्व कर लोगे क्या। और एक इक्वेशन यहाँ वाली है, इस वाला की, ये वाली, ये कौन सी थी, n1 sin थीटा 37 = मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका A1 था, जो था A1 3/5, देखो A1 यहीं से निकल गया, सब निकल जाएगा, एक दो इक्वेशन में ही सब निकल जाएगा, आपको इतनी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 2-3 एक्स्ट्रा हो जाएंगी इक्वेशन आपके पास, 2-3 नहीं तो एक तो एक्स्ट्रा हो ही जाएगी। तो an1 का वैल्यू आ गया 5A1, तो यहां से n1 का वैल्यू यहां उठा के रख दो, बोलो समझ में आता है। देखो ये खाली 3 इक्वेशन में सॉल्व हो गया, 2 हमने एक्स्ट्रा बनाई है, बोलो क्वेश्चन समझ में आता है क्या। ये n1 का वैल्यू उठा के यहां रखोगे तो कितना आएगा, देखो 40 माइनस 5A1 = 3A1, तो ये कितना गया 40 = 8A1, तो A1 का वैल्यू आ गया 5, और A1 का वैल्यू अगर 5 आता है तो यहाँ पे A1 का वैल्यू 5 रख दो, तो ये A2 का वैल्यू भी आ जाएगा, बोलो समझ में आता है क्या। तो A2 का वैल्यू 10 आ गया। देखो आंसर तो खाली 3 इक्वेशन से निकल गया, एक इससे निकल गया, एक इससे निकल गया, और एक पहले वाली इक्वेशन जो इस ब्लॉक पे इस पेज पे लगाई थी उससे निकल गया। बाकी की 2 इक्वेशन एक्स्ट्रा बताई है मैंने, इक्वेशन एक्स्ट्रा उनकी जरूरत नहीं है, बोलो क्लियर है। यस और नो। चलिए तो वी आर एंडिंग दिस मीटिंग, और अगला सवाल हम अगले टर्म पे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट है कि क्या हुआ इस पूरे में। एक सवाल आप करना, मैं आपको देता हूं, इसको ट्राई करना आप। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये फिर से 5 kg ले लेते हैं, इसको फिर से 3 kg ले लो, इधर इधर लगा दिया, इधर लगा दिया रस्सी, रस्सी थी बांधी थी तो वो नया रस्सी आए आवाल से, इस तरह का है, कोई भी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। ये 3 kg का ब्लॉक फिक्स नहीं है, मतलब ये भी चल सकता है, ठीक है। एक तो फिक्स करके कर लो, एक सवाल कर लो जिसमें इसको फिक्स कर लो, और एक सवाल कर लो जिसमें नॉट फिक्स करो, तो 2 सवाल बन जाएंगे आपके। अभी आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालना है, रस्सी में टेंशन निकालनी है, और इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। तो टेंशन निकालनी है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स निकालना है,
ठीक है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बीच में है, तो 5 kg एंड 3 kg के बीच में निकालना है, और इन दोनों का एक्सेलरेशन 5 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालना है, और 3 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालना है। 2 सवाल दिए मैंने, एक बार फिक्स करके करो इस 3 kg को, और एक बार इसको नॉट फिक्स करके करो। और दूसरी बात यहाँ इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि कोई फ्रिक्शन नहीं है स्मूथ सरफेस में, नो फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना और देखना क्या आंसर आता है। चलिए ठीक है, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? बोलो। एंगल अच्छा एंगल ले लो ना, एंगल कुछ भी 37 डिग्री, अपना 37 पे आंसर अच्छा आता है तो 37 लिख दिया। क्योंकि क्यों होता है 37 इसलिए लेता हूँ क्योंकि साइन 37 होगा तो 3/5 हो जाएगा, तो अच्छा कुछ कट आ जाएगा, और कॉस 37 4/5 हो जाएगा तो वो भी कट आ जाएगा। तो इसलिए 37 वाले एग्जाम्पल, एग्जाम में जरूरी नहीं है 37 हो, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, पर अभी समझने के लिए हम ये ले रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये टी टेंशन है, रस्सी की टेंशन, तो उसको निकालना आपको। देखो तो यहाँ पे हमारे पास हमने अभी तक टेंशन वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत देखे होंगे, नॉर्मल वाले क्वेश्चन भी देख लिए, एक बचता है स्प्रिंग और फ्रिक्शन। ठीक है, तो अभी हम आगे की 1-2 क्लासेस के बाद ही स्प्रिंग और फ्रिक्शन पे, या आगे की क्लास में ही हम कोई एग्जांपल स्प्रिंग का भी ले लेंगे और फ्रिक्शन का भी ले लेंगे 1-2-4, तो क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसा स्प्रिंग पे सवाल बन सकता है और कैसा फ्रिक्शन पे बन सकता है। ठीक है, बाकी स्ट्रिंग के सवाल सिंपल होते हैं, वो पुली उली वाले तो सबसे सिंपल सवाल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके भी एग्जाम्पल थोड़े बहुत हम कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पुली में रस्सी भी लगा देंगे और स्प्रिंग भी लगा देंगे ऐसे, और एक ऐसे लगा देंगे, ऐसे करके ऐसे स्प्रिंग लगा देंगे, और ऐसे कुछ कुछ करके ऐसे कुछ भी सवाल बना देंगे। ठीक है, ऐसे तो इनको, और सर वो बंदर वाले? हाँ वो बंदर वाले भी कर लेंगे, हाँ बंदर वाले भी कर लेंगे। ठीक है, बंदर चल रहा है इधर उधर, वो सब हो जाएंगे, तो जैसे टाइम मिलता है वैसे करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच।